नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर आज एक बड़ी जो है वो शुरुआत की कांग्रेस पार्टी ने, एक हुंकार भरी कांग्रेस पार्टी ने, एक नए रूप में राहुल गांधी दिखाई दिए। बकायदा साफा और फावड़ा लेकर के जो है वो हुंकार भरते हुए दिखाई दिए। साथ में नरेंद्र मोदी, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला भी बोला उन्होंने। और जिस तरीके से राहुल गांधी आज मंच पर दिखाई दे रहे थे, आज जिस तरीके से वो एक अलग रूप में बिल्कुल बकायदा साफा वाफा बांध करके तैयार, एक अलग लड़ाई लड़ने के लिए, जिसको एक अभियान के तौर पर एक अलग मोर्चे की शुरुआत हुई, एक संग्राम की शुरुआत बता रही है कांग्रेस पार्टी, उसको कितनी अहम होने वाली है। उस मंच पर राहुल गांधी ने मात्र 9 मिनट का भाषण दिया है। उसका एक बहुत छोटा सा अंश मैं दर्शकों को सुनवाता हूं, फिर आपके पास आता हूं सवाल के लिए। सुनाइए जरा। इनको रोकने का, और मजदूरों को किसानों ने रास्ता दिखाया है। अगर हम सब एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं ये डरपोक लोग हैं। मैं अब इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये डरपोक लोग हैं। अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, आप मनरेगा नाम देना चाहोगे या कोई और नाम देना चाहोगे? आप डिसाइड करोगे उस योजना का नाम क्या होगा, कैसे बनेगी, कहां चलेगी, कब तक चलेगी, कितने घंटे चलेगी। मगर ये मैंने कहा, मगर एक दूसरी बात भी कह देता हूं। अगर एक कमी है तो यूनिटी की कमी है। एक साथ गरीब लोग खड़े नहीं होते, अब होना पड़ेगा। और यह एक बहुत बड़ा मौका है। मनरेगा का जो आंदोलन है, यह बहुत बड़ा मौका है कि हिंदुस्तान के सारे गरीब लोग जो आइडिया ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, कि हम अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे, मोदी जी पीछे हट जाएंगे और फिर से मनरेगा चालू हो जाएगा। तो हेमंत सर, राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि बड़े डरपोक लोग हैं और जरा अगर सब लोग इकट्ठा हो गए तो मोदी जी पीछे हट जाएंगे। भाजपा ने तो जो है वो जी राम जी को देश के सामने परोस करके ला करके रख दिया। अब तो खबर ये है कि वो उसमें कुछ काम भी दे करके उसको पक्का कर लेना चाहते हैं। इस बीच में राहुल गांधी ने एक चीज और कही कि किसानों ने मजदूरों को रास्ता दिखाया है। तो आज ये बदला हुआ रूप जो राहुल गांधी का दिख रहा था, उसको आप कैसे देखते हैं? सत्ता के लिए, सत्ता के लिहाज से कितना अहम है, कितनी बड़ी चेतावनी है, कितनी बड़ी बात है जो आज राहुल गांधी मंच से कह रहे थे? डरपोक तो वो बार बार कहते रहते हैं। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, 9 मिनट के भाषण में संघ, भाजपा और नरेंद्र मोदी तीनों को भगा लेने का जो सूत्र दिया है राहुल गांधी ने, ये नया नहीं है। लेकिन एक ये संदेश है जो कामगार देश के हैं, जो श्रमिक हैं देश के, और 12 करोड़ के आसपास आपको ध्यान होगा मनरेगा मजदूर थे पूरे देश के अंदर। जो मोदी जी का घर है उससे चंद किलोमीटर की दूरी पर जवाहर भवन में ये सम्मेलन था जो मनरेगा के मजदूरों का। उसमें जिस तरीके का ओवरऑल पूरे देश में मनरेगा के लिए काम करने वाली एनजीओ, सामाजिक संगठन, श्रमिक, पूरे देश के, मेघालय से लेकर के असम से लेकर के पूरे देश के जो लोग थे वहां पर थे। और उनको उन्होंने मजबूती भी बताई कि देखिए, मजबूती ये है कि अगर आप एक हो जाएंगे तो ये बहुत कमजोर लोग हैं, ये भाग खड़े होंगे, आप जो चाहोगे वो होगा। लेकिन उन्होंने कमजोरी भी बता दी साथ में। और कमजोरी ये बताई कि देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस देश के जो गरीब लोग हैं वो इकट्ठे नहीं होते। सच बात है ये। वरना तो तमाम ऐसी पॉलिसीज आई, जीएसटी से लेकर के, तमाम नोटबंदी से लेकर के, जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया, कि ये कोई भी सरकार कर नहीं सकती थी वो। लेकिन लोगों ने इसको अपनी नियति मान लिया है राम प्रकाश जी, कि जो सरकार करे हमें तो एक आज्ञाकारी उसकी तरह स्वीकार कर लेना है। तो ये डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स तो है नहीं किसी तरीके से। ये तो एक तरीके की जो तानाशाही वाली प्रवृत्ति है वो हर चीज में अभी तक देखने को मिली है आपको पौने 12 साल में।
तो राहुल गांधी बेसिकली उनको ये समझा रहे थे कि देखिए जो आपका मजदूरी का अधिकार था ये इंटरनेशनली एक्लेम्ड अधिकार है। खड़गे साहब ने जिस तरीके से बताया कि जब वो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में जाया करते तो ब्राजील जैसे देश ये कहा करते कि इतना बड़ा पैमाने पे आप काम कर कैसे पा रहे हो, इतने लोग बड़े लोगों को मजदूरों को काम दे कैसे पा रहे हो इतने बड़े पैमाने पे। वास्तव में ये पाथ ब्रेकिंग योजना थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो मोदी सरकार का जो मॉडल था वो भी राहुल गांधी ने बिल्कुल शुरुआत में समझाया, और मैं चाहूंगा वो दिखा दीजिएगा दर्शकों को। जब उन्होंने ये कहा, कुछ साल पहले उन्होंने किसानों पर आक्रमण किया था, काले कानून लाए, मगर किसानों ने उनको रोक दिया। मुझे याद है पार्लियामेंट में और सड़कों पे किसानों ने नरेंद्र मोदी पर दबाव डालकर, हम सब ने नरेंद्र मोदी और सरकार पर दबाव डालकर उस कानून को, उन कानूनों को रद्द कर दिया। अब वही कॉन्सेप्ट जो इन्होंने किसानों के साथ किया था, अब वो मजदूरों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन सी स्टेट को मिलेगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेगा। बीजेपी वाले स्टेट्स को ज्यादा पैसा जाएगा, ऑपोजिशन वाले स्टेट्स को कम जाएगा, और वो डिसाइड करेंगे किसको किस तरीके की मजदूरी चाहिए और वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। अधिकार खत्म कर दिया। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। सारी की सारी योजनाएं जो बीजेपी की हैं, इनका लक्ष्य इसी लाइन पे होता है। उनकी विचारधारा है कि हिंदुस्तान का धन, हिंदुस्तान के एसेट्स चुने हुए लोगों के हाथ में हो, वो डिसाइड करें, वो देश को चलाएं, पूरा का पूरा धन उनके हाथों में चला जाए, और गरीब लोग जो हैं, और उसमें ज्यादातर हमारे दलित, आदिवासी, ओबीसी, इस वर्ग के लोग हैं, ये अमीरों पर, अदानी अंबानी जैसे लोगों पर फुली डिपेंडेंट हो जाए और इनकी बात माने, और अगर नहीं माने तो भूखे मर जाए। ये इनका हिंदुस्तान का मॉडल है कि ये बेसिकली इस देश के अंदर आजादी से पहले वाला दौर लाना चाहते हैं, राज्य रजवाड़े टाइप का दौर। उसके अंदर एक व्यक्ति की इच्छा और जो चाहे वो उस तरीके से देश को हाके, ये उन्होंने बताई बाकायदा। और इनकी अल्टीमेट योजना ये है कि ना कोई मनरेगा रहे, ना कोई रोजगार मांगे, ना किसी को वोट का अधिकार हो, और जैसे चाहे वो वैसे इस देश को हाँक ले। उन्होंने बाकायदा बिल्कुल स्पष्टता के साथ ये बात कही। और जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पूरा आप जो मॉडल देख रहे हैं, आज की तारीख में आपको कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस काम करता हुआ दिख रहा है? संसद जिस तरीके से काम करती है, केवल 2 व्यक्तियों को पता होता है कि यहाँ क्या होने वाला है, उसके अलावा किसी को नहीं पता होता। मनरेगा का कानून जब बदला तो उसमें पहले मनरेगा के बाद क्या लाए? पूज्य बापू। कहीं कोई जिक्र नहीं, कोई बात नहीं, उससे वाटर टेस्टिंग कर रहे थे। जितने पोमेरियन चैनल्स थे वो ये बताने में लगे हुए देश में कि महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना या पूज्य बापू योजना, इसमें क्या अंतर है। देश को मानसिक तौर पर तैयार कर रहे थे। हालांकि कहीं कोई आपने पूज्य बापू कहीं नहीं देखा होगा। और जब ये योजना आई तो उसमें ना बापू थे ना गांधी थे, सीधा सीधा जी राम जी कहां से आए। तो जो पूरा पोमेरियन मीडिया है, पूरा जो सिस्टम देश का है, वो इनके लिए पूरा ग्राउंड लेइंग का काम करता है, लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करता है। और एन मोमेंट पे जब इनको जो कुछ करना होता है ये वो कर गुजरते हैं। ये जी राम जी उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। इतनी बड़ी योजना को आप बदल रहे हो, आपने किससे चर्चा की? किसी भी तरीके की कोई बातचीत कहीं पर हुई? जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें कोई चर्चा हुई? संसद सदस्यों ने पहले आपको पता, किसी तरह की कोई चर्चा नहीं। एवरीथिंग इज इन सीक्रेसी। तो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स इनके कैसे हैं वो सब देश को बताने की जरूरत है कि ये किस तरह के लोग हैं। वही राहुल गांधी ने उनको बताया, और साथ में उन्होंने किसानों का उदाहरण दिया
कि किसानों के साथ इन्होंने शुरुआत की थी और किसानों ने उस पूरे खेल को समझ लिया, उस पूरे षड्यंत्र को समझ लिया, वो एकजुट हो गए और उसके बाद सरकार को वापस लेना पड़ा। हालांकि 750 किसानों की बेचारों की शहादत हुई उसके अंदर। तो वही बात वो मजदूरों को कह रहे थे कि आप अपने जो ये संकीर्ण क्षेत्रवाद और इन सबसे ऊपर उठ करके अगर एकता के सूत्र में आप आओगे तो ये भाग खड़े होंगे और आप जो चाहोगे वो नाम रखिएगा, जैसे चाहोगे वो योजना चलाइएगा। अब तो ये है ना कि किसी कानपुर के गांव में काम होना है तो केंद्र सरकार बताएगी कि कहाँ काम होना है। जो 90% केंद्र देता था वो भी अब 60% होगा। तो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर बदल देना। केवल एक चीज उसमें की गई है ऑर्नामेंटल के 100 की बजाय 125 दिन काम देंगे। कैसे देंगे, कहां से देंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। तो ये मोदी जी ऐसे हवाई फायर, उनकी कोई योजना उठा के देख लीजिए, हर एक में आपको यही दिखाई देगा। इस देश में 100 स्मार्ट सिटी बना रहे थे वो, काला धन ला रहे थे वो, उनकी कोई बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे, पता नहीं क्या क्या जो भी सपने दिखाए थे। 2022 तक सबको घर मिलने वाला था, स्वच्छ पेयजल मिलने वाला था। अब वो सारी की सारी जो डेडलाइन है वो 2047 में विश्व गुरु के साथ जोड़ दी गई। कैसे विश्व गुरु है वो सारी दुनिया देख रही है। तो राहुल गांधी ने बेसिकली इनकी जो रॉ नर्व है उसको कहीं ना कहीं छेड़ने की कोशिश की है। पूरे देश के जो कमजोर वर्ग है, ये अपने कार्यकर्ता है, मनरेगा के मजदूर हैं, उनको एक तरीके का आह्वान किया है कि अगर आप एक हो जाएं तो ये सरकार कायरों की सरकार है, इसको झुकाना बहुत आसान है। तो लेकिन अभी तक हम ये देखते रहे सर, ये तो इतिहास है कि मोदी जी या मोदी जी की सरकार में कोई भी कार्यक्रम हो, पहले से कुछ पता नहीं होता है कार्यक्रम का, क्या कैसे कोई रूपरेखा तैयार हो, ऐसा तो अभी तक देखा नहीं गया। क्या किसी भी विकास के दावे का कोई ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा गया है क्या अभी तक कि जी राम जी और इसमें रख दिया जाए, बता दिया जाए कहां से देंगे, कैसे देंगे? अभी तक तो यही होता रहा है। अब जिस तरीके से मोदी जी की स्थिति के बारे में जरा सा मैं थोड़ा सा बात कर लूं, फिर वापस आ जाऊंगा इस पर। एक तरफ दुनिया में ट्रंप साहब धुले पड़े हैं, दूसरी तरफ अब राहुल गांधी ने ये एक नया मोर्चा शुरू कर दिया है। अगले 40-45 दिन अब उसको लेकर के वो लोगों के बीच में जाने की बात हो रही है, तमाम कार्यक्रमों के आयोजित होने की बात हो रही है, एक बड़े विरोध प्रदर्शन की बात हो रही है। और वास्तव में अगर ये जिस तरीके की जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर वो सारे लोग यूनाइट होते हैं तो मैं आज जो है एक शो में कोई आंकड़ा बता रहा था, करीब 26 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग उसमें रजिस्टर्ड थे जब मनरेगा में। तो अगर ये सारे लोग यूनाइट होते हैं तो उस स्थिति को कैसे देखा जाएगा? दुनिया में ट्रंप ऑलरेडी बदनामी लगातार हर चीज को लेके बदनाम कर रहे हैं, और देश में अगर ये स्थिति बनती है तो नहीं राम प्रकाश, देखिए मोदी जी का गवर्नेंस का एक टेस्टेड फॉर्मूला है। जब विदेश नीति की बात है, आपने कल देखा होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी दावोस के अंदर ट्रंप ने क्या कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है। 2 दिन के अंदर तीसरी बार उन्होंने कहा। अभी तक क्या मोदी जी एक सवाल शब्द बोले हैं क्या उस पूरे मामले पर? मोदी जी उनको अपना दोस्त बताते हैं, वो इनको अपना दोस्त बताते हैं। और पूरी दुनिया में केवल 2 देश ऐसे जिन पे 50% टैरिफ है, एक भारत है, एक ब्राजील है। ठीक, यूरोप को 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, पूरा यूरोप एकजुट होकर खड़ा हो गया। कल आपको देखा ट्रंप को अपनी घोषणा वापस लेनी पड़ी। मोदी जी के मुंह से आज तक एक शब्द निकला हो टैरिफ को लेकर के, उनके विदेश मंत्री के मुंह से निकला हो कुछ भी एक भी शब्द, संघ के मुंह से निकला हो कोई शब्द, भाजपा के मुंह से कोई शब्द निकला हो? पहले चीन नहीं बोलते थे, अब अमेरिका नहीं बोलते, कल तक उनके लिए वोट मांगते थे। तो मोदी जी का टेस्टेड फॉर्मूला राम प्रकाश जी सारे देश को देखना पड़ेगा कि जो उनके लिए असुविधाजनक चीजें हैं वो उस सिलेबस को हाथ ही नहीं लगाते, वो आगे बढ़ जाते हैं। और जब भी कभी वो ऐसा फंसते हैं तो वो धर्म कर्म में फंसते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से सोमनाथ में 2 दिन लगाए, वहां डमरू बजा रहे थे, वहां अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे, तो पूरे देश का ध्यान भटका दिया। अब शंकराचार्य के साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, क्या आपको लगता है कि अकेले योगी ऐसा कर सकते हैं? शंकराचार्य जी 3 दिन से जो उनकी गत बढ़ा रखी है, और मुक्तेश्वरानंद महाराज की, तो इस पे ध्यान को डाइवर्ट कर दो। दूसरा आपने कहा राहुल गांधी, बेसिकली किसानों के साथ क्या था? जब सतपाल मलिक कथित तौर पर प्रधानमंत्री के पास गए तो उन्होंने कहा कि इतने लोग मर गए हैं, ये सारे, ये आपको माफ नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या कहा था, मेरे लिए थोड़ी मरे। तो मोदी का एक टेस्टेड फॉर्मूला है गुजरात के दिनों से, जब भी कोई असुविधाजनक चीज आए उससे मुंह फेर लो, उसकी चर्चा ही खत्म कर दो। पोमेरियन तो उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज कोई भी अखबार कल का प्रचार पत्र या चैनल पर देख लीजिएगा, अगर इस मुद्दे पे कोई एक शब्द की खबर मिल जाए आपको, पूरे का पूरा ब्लैकआउट ही कर देंगे। अभी मैं जब आपके पास शो पे आ रहा था तो मैंने कोशिश की कि कहीं देखूं जरा कुछ वेबसाइट्स पे, 2 बजे तक कोई ब्लैक उस पे वो खबर नहीं थी, ब्लैकआउट था कंप्लीटली। तो मोदी जी का मॉडल ये है
कि कोई पॉपुलर नैरेटिव बनने की कोशिश होती है लोगों से जुड़े हुए की, उसको नैरेटिव में ही मत आने दो, उसको खबरों से ही गायब कर दो, उसको डिस्कोर्स से खत्म कर दो। तो ये क्योंकि सारे के सारे कॉमेडियन बिल्कुल प्लान्ट है, उनको धंधा चाहिए, शाम को पैसे चाहिए, बात खत्म हो गई। साउथ ब्लॉक से सिलेबस जाता है, शाम को उस पर प्राइम टाइम कर देते हैं, खत्म। तो मोदी जी इनिशियली उसी उस पर चलते हैं, और जब वो दबाव, आप सोचिए आज की तारीख में भारत के लिए जो अमेरिका कर रहा है, आजाद भारत के इतिहास में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत सरकार के साथ ये नहीं किया। कितना एम्बेरसिंग है। उसके बावजूद आपको मोदी जी के चेहरे पे कोई शिकन दिखाई देती है क्या? कोई शिकन दिखाई देती है? 4 दिन पहले क्या कह रहे थे वो कि मेरे नए बॉस आ गए हैं और मेरी उनकी सीआर लिखेंगे। कुछ घंटे के बाद उनको धकियाते हुए दिखाई दिए कि नहीं? आपने देखे कि नहीं किस तरीके से उनको फ्रेम से हटा रहे थे। आज फिर एक वीडियो आया है किस तरीके से उनको पीछे करके आप सामने आ रहे हैं। मोदी जी का काम केवल ऑप्टिक्स और थिएटिक्स करने का है, उनके फ्रेम में कोई ना आए ये सुनिश्चित करना है, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। कोई ऐसा असुविधाजनक सवाल जो सरकार पर उंगली उठाए या कोई पॉपुलर मूवमेंट बन जाए देश के अंदर, उसको नैरेटिव से गायब करने का है, और वो ऑटो मोड में चलता है, कहने की जरूरत नहीं। कोई भी मीडिया वाला उस खबर को हाथ ही नहीं लगाएगा जो मोदी जी के लिए असुविधाजनक हो। सारे के सारे जो संपादक हैं वो वहां से प्लांट कर दिए गए, उनको संपादक बना दिया गया है कि जो भेजा जाए साउथ ब्लॉक से उसको चिपका दो। तो चिपकाने वाली पत्रकारिता इस देश के अंदर है। जर्नलिस्टों की बजाय सारे के सारे शॉर्ट एंड के वो बना दिए, उसके अलावा कुछ नहीं। ये जो चीज है राम प्रकाश जी, इसी को राहुल गांधी बहुत लंबे समय से समझ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी समझ रही है, विपक्ष के कुछ नेता लगातार समझ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि चंद जो सफलताएं मिली इस देश के अंदर विपक्ष को, उनमें एक बड़ी सफलता बेसिकली मेहनत किसानों की थी, लेकिन विपक्ष ने भी जिस तरीके का रोल अपनाया उसमें जो अडानी के लिए, अंबानी के लिए जो काले कानून लाए गए थे उनको वापस लेना पड़ा था। तो ये जो स्थिति है, यहां भी किसानों को भूखा मारने की ही बात है और मजदूरों को, इसलिए ये योजना लाई गई। सर, जी राम जी को लेकर के जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया, और फिर अब मनरेगा को लेकर के जिस तरीके का संघर्ष चलाया जा रहा है, जिस तरीके का मोर्चा बनाया जा रहा है, जो संग्राम छेड़ा जा रहा है, अगर हम उसको देखें तो ये दोनों कहाँ ठहरते हैं, कहाँ खड़े हैं आज की तारीख में? क्या वास्तव में जो मनरेगा के से जुड़े हुए श्रमिक थे वो खड़े होने की स्थिति में दिख रहे हैं, खड़े होंगे? क्योंकि आज सरकार 5 किलो राशन देने का जो दावा करती है, कहती है कि भाई 5 किलो राशन हम दे करके, और लोगों को जबरदस्त हमने एक मतलब अब उसको जो भी शब्दों, बहुत सारे शब्दों के साथ उसको प्रयोग करते रहते हैं। ऐसे में कितना इंपॉर्टेंट होगा, कहाँ खड़ा देखते हैं आप इन दोनों के लिहाज से, इन 26 करोड़, 26.5 करोड़ श्रमिकों को? नहीं राम प्रकाश, देखिए आज की तारीख में तो कोई ऑर्गेनाइज्ड पूरे देश के स्तर पे इनका कोई संगठन हो ऐसा तो नहीं है। राज्यों के अंदर तमाम छोटे छोटे संगठन हैं, उनकी एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उन्हीं को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो ये बात बढ़ेगी। और किसान आंदोलन भी कोई 2 दिन में कामयाब नहीं हो गया था, उसके लिए भी किसानों को 2.5 साल तक कुर्बानी देनी पड़ी थी सड़क पर बैठ करके, ये मत भूलिएगा। और ये सरकार कितनी शर्मनिरपेक्ष है ये भी सारे देश को पता है। जिस भी तरीके के जो भी शोषण कर सकते हैं, जिस भी तरीके का उनका वो कर सकते हैं वो करेंगे। सड़कों पर आपने आजाद भारत के इतिहास में कभी नश्तर गड़े हुए देखे थे क्या? इस तरह के बोल्डर्स लगे हुए, दिल्ली 3 तरफ से बंद करी गई 2 साल तक, इस देश में कहीं उफ की आवाज आई? अदालतें क्या कर रही थी? कोई पूछने वाला नहीं था। किसान तो दिल्ली धरने के लिए आ रहे थे भाई, आंदोलन के लिए। सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ गया, क्या हुआ? सड़कों पर बैठ के चले गए। मजबूरी में किसान कानून वापस लेने पड़ गए। लेकिन उनके साथ जो वायदे किए थे मोदी जी ने, क्या उनमें से आज तक एक भी पूरा हो गया क्या? एक कमेटी बनाई थी, आपको याद होगा, कहां है वो कमेटी? कोई बैठक हुई है उसकी? सब का सब फार्स है। बीच बीच में टेस्टिंग करते रहते हैं। जो कुछ भी खेल है सारे का सारा अपने 2 प्रिय सब फाइनेंसरों के लिए। आप देख लीजिए काले कानून किस लिए आए थे, कृषि कानून। ये जो मनरेगा वाला काम है, आज राहुल गांधी ने 2 टूक कहा। उन्होंने कहा कि ये सारा खेल अंबानी और अडानी के लिए किया जा रहा है, या तो आप उनके लिए काम करो स्वामी भक्तों के, और नहीं करोगे तो भूखे मरो। ये उन्होंने ओपनिंग में कहा बिल्कुल। तो वो जो कंसेप्ट है वहां, वो काले कानूनों में क्या था कि कृषि का भी सारा धंधा इन दोनों के पास पहुंचे। जो अग्निवीर लाए हो आप, अग्निवीर को आप क्या समझते हो? सस्ते ट्रेंड सोल्जर। जो अडानी की जितनी बड़ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, आज वहां सीआईएसएफ तैनात है, उनको करोड़ों अरबों रुपए देना पड़ता है सैलरी का। जब ये अपने क्या नाम है आ जाएंगे सारे के सारे अग्निवीर, तो सस्ती लेबर वहां मिलेगी, 10-10, 12-12 हजार रुपए में लगाएंगे उनको। करना है तो कीजिए, रोजगार तो है नहीं देश के अंदर। तो यहां पर जो भी नीति राम प्रकाश जी आप देखते हैं, वो सारी की सारी उन 2 लोगों के लिए,
राहुल गांधी इसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जाग जाइए। तो ये ओवरनाइट नहीं होगा। आज दिल्ली में एक सम्मेलन हो गया, जिला स्तर पर कार्यक्रम हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं मनरेगा के तहत जो रजिस्टर्ड थे, ये समाज के सबसे वंचित लोग हैं। ये आदिवासी हैं, इनके अंदर शेड्यूल कास्ट हैं, इसके अंदर ओबीसी हैं, जो सबसे निम्न वर्ग है, वो सारे लोग हैं। उनके लिए 2 जून की रोटी का संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। उनको एकजुट करना, उनको अपनी बातों के लिए तैयार करना, अपनी मांगों के लिए, वो अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। और इसकी शुरुआत इन्होंने की है। ये अपने आप में ये दिखाता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज कहीं ना कहीं देश के अंदर जिंदा है। उनको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये आने वाले समय में तय होगा। तो ये जो आज का जो पूरा कार्यक्रम है, उसको क्या सरकार को उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, सरकार तो देखिए राम प्रकाश जी, सरकार को फर्क कब पड़ता है? आपने कोई कार्यक्रम किया, मीडिया उसको कई गुना मल्टीप्लाई करके और समाज को, पूरे देश को दिखाता है। सबसे पहला रोल तो वही होता है ना। मीडिया तो उसको चिमटी से भी नहीं छुएगा। तो वो काम तो मोदी जी का ऑटोमेटेड मोड में चलता है। तो ये तो राहुल गांधी को देखना है कि किस तरीके से उनका मैसेज डाउन द लाइन माउथ पब्लिसिटी से जाएगा, ऑप्टिक से जाएगा, सोशल मीडिया से जाएगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम कुछ नहीं करने वाला है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज आपने देखा जिस तरीके से वो मंच पर आए, वो दिखाइएगा दर्शकों को, क्योंकि उनको, और जैसा आपने शुरू में किया, कुदाल और साफा बांध करके जिस तरीके से एक मजदूर के तौर पर, तो मंच पे उनका स्वागत ही उससे किया गया। कंधे पर कुदाली थी शायद उनके, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वो सारा दिखाइएगा दर्शकों को, किस तरीके से एक प्रतीकात्मक, कि विपक्ष के नेता हो चाहे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो, उनको किस तरीके से एक मजदूर के तौर पर उनको मजदूरों के सामने लाया गया कि साहब देखिए, हम आपके साथ हैं, हमारी वैल्यूज कॉमन है, और इकट्ठे मिलकर के संघर्ष करेंगे। तो ये चीज अपने आप में, ये पिक्चर्स जो आप देख रही हैं, ये पिक्चर बहुत पावरफुल है अगर उस तरीके से देखेंगे तो इस तरह की चीजें ग्रास रूट तक जाएंगी, आखिरी आदमी तक पहुंचेंगी। क्योंकि इन्होंने तो राहुल गांधी को पप्पू बनाने का प्रोजेक्ट 12 साल चला दिया और आज भी जारी है। तो इस सारे को आपको देखना पड़ेगा कि इसको किस पिच पर लेकर के जाएंगे, इनको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। ये वास्तव में जैसा आपने कहा कि 5 किलो अनाज वाले बेचारे उस पर डिपेंडेंट लोग हैं, इन पर तमाम तरह की तलवारें लटकती रहती। अगर शाम को आपने मेहनत नहीं की, शाम को रोटी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो ऐसे लोगों को एकजुट करना, ये अपने आप में नई चुनौती होगी। किसान तो देखिए पंजाब के थे, रिलेटिवली काफी अच्छे थे, अपना सारा राशन पानी सब लेकर के आए थे। तो वो तो इतना लंबा संघर्ष कर गए जिस तरीके से। हर व्यक्ति डिसएडवांटेज सेक्शन से उतना कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कहना काफी मुश्किल है। और ये जो राहुल गांधी ने बीड़ा उठाया है, बेसिकली तो ये सोनिया गांधी की स्कीम थी। मनरेगा को अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह से तमाम बार मीटिंगें की, तब ये सारी गवर्नेंस बेस्ड वो लेकर के आए थे। चाहे वो ये मनरेगा हो, चाहे राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो। वो एक नया दौर था जिसमें राइट बेस्ड गवर्नेंस थी। आज की तारीख में तो माइट बेस्ड गवर्नेंस है कि डंडे के सहारे चलेगा सब कुछ, कोई बोलेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। तो मनमोहन सिंह पढ़े लिखे आदमी थे, विद्वान आदमी थे, अर्थशास्त्री थे। तो वो राइट का मतलब समझते थे, अधिकार का मतलब समझते थे। और संघ के प्रमुख से लेकर के मोदी जी को उनको एक ही पता है, माइट। वो तो कहते हैं ना, अभी कहा मोहन भागवत ने, कि सचमुच को कोई नहीं पूछता, ताकत को लोग देखते हैं। तो ताकत कहां से आती? सत्ता से। और सत्ता का जरिया पुलिस, अर्धसैनिक बल, ये सारी चीज। सवाल मजा तब आए जब उनको अपने देश के विरोधियों के खिलाफ यूज करो। आप देशवासियों के खिलाफ यूज करते हो। ये भाजपा है, ये संघ है, ये मोदी की सरकार है। सर, एक ऑप्टिक्स की बात होती है, ऑप्टिक्स बिल्डअप की बात हो रही थी, अभी आप कह भी रहे थे, और तमाम मामलों में हमने देखा था। इंदौर के मामले में हमारी इस पर बात हुई थी और फिर वो सारी चीजें सही भी साबित हुई। राहुल गांधी आज साफा बांध रहे हैं, फावड़ा लेकर के मंच पर दिखाई दे रहे हैं, फिर वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। तो वृक्षारोपण करते हुए तो बहुत सारे लोग इस समय लगातार दिख रहे हैं, क्योंकि एक अभियान भी चला हुआ है देश में, एक एक वृक्ष या एक पेड़ कुछ माँ के नाम या क्या करके एक इमोशनल एक जो है वो अभियान छेड़ा गया है। लेकिन राहुल गांधी आज जो कर रहे थे, साफा बांध रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं, फावड़ा लिए हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या हम जल्दी ही कोई और इस तरीके का एक नया ड्रामा देखेंगे जिससे इसका असर कम हो सके, जिससे इसकी पकड़ जो है मानी जाए कि जमीन पर कम हो, इसका असर कम पहुंचे, ताकि सोशल मीडिया पे जो भक्त हैं और मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, उनको भी दिखाने के लिए कुछ ऐसी क्लिप्स मिले जो जनता को टच करा सके?
नहीं, मोदी जी का देखिए, मोदी जी का काउंटर नैरेटिव हमेशा तैयार होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का। आप कुछ करोगे, अगले 3 दिन के अंदर उसका किसी न किसी रूप में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आपने बिल्कुल, आपको ध्यान होगा, जिस दिन हम उसकी बात करते थे इंदौर की, जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे, तो आपने उस दिन पहले दिन शो में कहा था कि कल क्या होगा, तो आपने देखा मोहन यादव कहां पहुंचे हुए थे, यूनियन कार्बाइड के उस पर। और कितने साल पुराना जो कार्यक्रम था वो, 1984 और 2025। और माफी कौन मांगे? राहुल गांधी। तो इस काम के मामले में इनको कोई उस तरीके की शर्मनिरपेक्षता के साथ काम करते हैं। 2 दिन पहले क्या कह रहे थे मोदी जी कि मुझे नया बॉस मिल गया है, मेरी नई सीआर लिखेंगे, और थोड़ी देर बाद उनके फोटोग्राफ देखे आपने, कैसे धकिया रहे थे बॉस को। आज फिर नई पिक्चर आई है उनकी कि उनको पकड़ करके, हाथ से खींच करके, मैंने भेजा है, जरा दर्शकों को दिखा दीजिएगा, वो भी हाथ से पकड़ करके उनको पीछे कर दिया और अपने सामने आकर क्या चलाने लगे। बॉस का ये हाल तो मैंने कहीं नहीं देखा। तो मोदी जी करते रहते हैं। और खड़गे साहब ने आज बड़ी अच्छी बात कही कि गरीबी का नाम लेते हैं कि मैं चाय बेचने वाला फलाना। कहां बेची थी चाय, बता दो, भक्तों से पूछ लो कि जहां चाय बेची थी वो स्टेशन भी था क्या? वहां पैसेंजर ट्रेन जाती भी थी या नहीं जाती थी? उस बात से कोई मतलब नहीं है राम प्रकाश जी। देखिए, एक बहुत दुखद बात मैं कहना चाहूंगा, आज इस देश की जो मानसिक स्थिति खड़ी करती है। आपने इंदौर के केस में राहुल गांधी गए थे वहां पर, एक व्यक्ति का बयान देखा कि वो किस तरीके से, उसकी मां सीरियस थी, आईसीयू में थी, और वो सरकार से पूछने की बजाय राहुल गांधी पर आरोप लगा रहा था, जो राहुल गांधी उनकी कुशल से पूछने गए थे। भक्ति का ये आलम है। अभी 5 दिन पहले नोएडा में कितना हृदय विदारक हादसा हुआ, एक युवा इंजीनियर का, जिस तरीके से। कल उनके फादर का क्लिप देखा आपने, जिस आदमी का इकलौता बेटा इस दुखद हादसे में, हमारा भी हृदय फटता है जब उस पूरी घटना को सुनते हैं, पढ़ते हैं। और उसके फादर क्या कह रहे हैं, इस देश के अंदर ये किया क्या जा रहा है, इसको देखने की जरूरत है एक बार। कि आपकी मां आईसीयू में पड़ी है, जहरीले पानी के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैंने गलती की, मेरे खिलाफ कार्रवाई की बजाय आप राहुल गांधी को कोस रहे हैं। आपने अपना इकलौता बेटा गंवा दिया और आप मुख्यमंत्री से मिलकर के उनकी प्रशंसा कर रहे हो। प्रदेश का प्रशासन किसके जिम्मे होता है, जवाबदेही किसकी होती है? इतनी दुखद। कल मैं उसको देख करके, उस वीडियो को, उस दिवंगत युवा इंजीनियर के, मेरा बेटा भी युवा इंजीनियर है, वहीं रहता है नोएडा के अंदर, मुझे नींद नहीं आई रात को। और ये लोग मतलब अभी भी योगी की प्रशंसा कर रहे हैं कि योगी जी से मुलाकात हो जाए एक बार। तो ये ऐसे सामान्य चीजें नहीं है राम प्रकाश जी, ये पूरे देश की जो बुद्धि है, जो विवेक है, उसके हरण करने के ये 2 मैंने कंक्रीट एग्जांपल आपको दिए। इतना आसान नहीं है। ये पिछले जो 12 साल से जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वैसे तो 100 साल से चल रहा है, लेकिन इन 12 साल में कंक्रीटली उसको इन्होंने सक्सेसफुली लागू करके दिखाया है कि कैसे मेरे और आपके बुद्धि और विवेक का कंप्लीट हरण करके और मुझे और आपको रोबोट बना दिया जाए एक खास तरह की प्रोग्रामिंग के जरिए। ये देश के लोगों को समझना पड़ेगा। ये जो अंधभक्त आते हैं ट्रोलिंग करने के लिए, इनको किसी चीज की समझ है क्या? केवल एक चीज समझाएगी कि गाली देनी, तो गाली नया नॉर्मल है। मोदी जी क्या करते हैं, 1 लाख नेता बनाऊंगा मैं नए युवाओं को। आपने तो कोरोना ऑलरेडी लगा रखे गालीबाजी करने के लिए। कहां लेके जा रहे हो आप देश को? आप बात करते हो विश्व गुरु की, आप ले आए हो यहां तक। मोहन मोहन यादव के जिस नैरेटिव की हम बात कर रहे थे, वो मैं दर्शकों को फिर याद दिला दूं कि वो नैरेटिव, उस नैरेटिव को गढ़ने से पहले मोहन यादव जी की मुलाकात देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई थी। मोहन यादव मिलकर के आए दिल्ली से, और फिर वो वहां जाकर के बता रहे थे कि कैसे राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। गंदे पानी के लिए जिम्मेदार राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है, राजीव गांधी है, इंदिरा गांधी है, भाजपा नहीं है बस, बाकी कोई भी है, बाकी पूर्व की सरकार है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।